हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने 12 अगस्त यानी कि विश्व हाथी दिवस के अवसर पर हाथियों और बाघों की जनसंख्या जनगणना के आकलन का जो है वो एक ब्यौरा प्रस्तुत किया है और कहा गया है कि 2022 में बाघ और हाथी की जनसंख्या एक साथ की जाएगी। इस सेशन में हम इस बात से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे और क्यों ये हाथी और बाघों की अखिल भारतीय जनगणना एक साथ हो रही है। इसकी वजह ये है कि जो हैबिटेट हैं यानी जो निवास स्थान है हाथी और बाघों के, वो लगभग 90% निवास स्थान जो हैं वो सेम हैं। जहाँ पर भी एशियन हाथी पाए जाते हैं वहीं पर लगभग बाघ भी पाए जाते हैं, चाहे वो काजीरंगा हो, मानस हो, सुंदरवन की जगह हो, सभी जगह बाघ और हाथी एक साथ पाए जाते हैं, चाहे वो उत्तराखंड का राजाजी नेशनल पार्क हो। तो इसलिए कॉस्ट में काफ़ी कमी आएगी और एक साथ जब ह्यूरिस्टिक एनालिसिस के बेसिस पर ये जनगणना होगी तो इसका जो डेटा है वो भी और ज़्यादा रिलायबल निकल करके आएगा। तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पहली बार हाथियों और बाघों की संख्या की गणना एक साथ करने जा रहा है और 12 अगस्त इसके लिए प्रोटोकॉल जारी किया गया। 12 अगस्त को ये सारा काम किया गया। 12 अगस्त को था विश्व हाथी दिवस। एशियाई हाथी आप जानते हैं जिसकी कि लगभग पूरी दुनिया में जो जनसंख्या में से लगभग 60% हिस्सा है जो एशियाई हाथी है, जो कंपैरेटिवली अफ्रीकन हाथी के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है। एशियाई हाथी की 60% जनसंख्या भारत में पाई जाती है। ये जनसंख्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा बड़ी है, लेकिन फिर भी IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट है, जिसको हम रेड डेटा बुक भी कहते हैं या लाल बुक किताब भी कहते हैं, इसमें लुप्त प्राय प्राणियों की सूची में इसको सूचीबद्ध किया गया है। एंडेंजर्ड की श्रेणी में ये आ गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत को छोड़कर अधिकांश रेंज वाले निवास स्थान और अवैध शिकार आदि के नुकसान के कारण अपनी व्यवहार्य हाथी आबादी लगभग खो चुकी है इनकी। भारत के अलावा यहाँ पर ये आप ध्यान रखिएगा कि भारत में इनकी जनसंख्या थोड़ी सी बड़ी है एशियन हाथी की, लेकिन बाकी जगह कम हुई है। मौजूदा समय में हाथियों की जनसंख्या के अनुमान से संकेत मिलता है कि दुनिया में लगभग 50 से 60 हजार एशियाई हाथी हैं और भारत में इन हाथियों की टोटल जनसंख्या का लगभग 60% निवास करते हैं। ये ऑफिशियल डेटा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है या सब्जेक्टिव पेपर में अगर कहीं पर आप लिख रहे हैं इस तरीके का क्वेश्चन, तो आप इस डेटा को मेंशन कर सकते हैं। द IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी, अब आप समझेंगे कि ये जो मैंने आपको बताया ये एंडेंजर्ड की श्रेणी में इनको डाला गया है, एशियाई हाथियों को संकटापन्न की श्रेणी में। तो ये क्या है, ये लाल किताब क्या है, थोड़ा सा इसमें देखें और कौन कौन सी इसमें कैटेगरी होती है। द IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज एंड क्राइटेरियाज आर इंटेंडेड टू बी, पहले आप देखिए IUCN क्या है। 1964 में स्थापित द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, ये एक किताब जो है वो जारी हुई। 1964 से ये किताब चल रही है। चाहे वो जानवर हों, चाहे वो कवक हों, पौधे हों, इन सभी के वैश्विक संरक्षण के लिए दुनिया का सबसे व्यापक सूचना स्रोत इस किताब को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब से जो डेटा मिल रहा है वो बहुत बड़े स्तर पर पूरी दुनिया में प्रजातियों के, चाहे वो पौधे की हों, कवकों की हों या जानवरों की हो, उनके संरक्षण में एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। अब आप देखिए कि एक जो रेड बुक है, इसमें जो किताब है, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी में डाला जाता है जानवरों को। द IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज एंड क्राइटेरिया आर इंटेंडेड टू बी एन इजीली एंड वाइडली अंडरस्टूड सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग स्पीसीज एट हाई रिस्क ऑफ ग्लोबल एक्सटिंक्शन, यानी कि जानवरों के लुप्त हो जाने का जो एक हम कह सकते हैं पैमाना है, उस पैमाने के आधार पर ये 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी है? नॉट इवेल्युएटेड, कुछ तो ऐसी प्रजातियां हैं जिस पर कि अभी काम ही होना शुरू नहीं हुआ है, वो नॉट इवेल्युएटेड की श्रेणी में चल रही हैं। फिर आता है डेटा डेफिशिएंट, जिनके बारे में भी कम डेटा उपलब्ध है, इतना डेटा उपलब्ध नहीं है कि आप उनको किस तरीके से किसी भी तरीके से उनको श्रेणीबद्ध कर सकें। उसके बाद आपका कैटेगराइजेशन शुरू हो जाता है। लीस्ट कंसर्न, यानी सबसे कम कंसर्न जिन प्रजातियों पर है। उसके बाद आता है नियर थ्रेटेंड, यानी कि खतरे के निशान के करीब पहुंच रही है, उनकी जो जनसंख्या है वो ऐसी इतनी कम हो रही है, या जो उसके प्रति अप्रोच है उनके प्रति लोगों की वो ऐसी है कि वो खतरे के निशान के आसपास पहुंच रहे हैं।
उसके बाद आता है वल्नरेबल, यानी कि अब वो इतने कम हो चुके हैं कि वल्नरेबल स्थिति में आ गए हैं, अब वो अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए निवास स्थान अवेलेबल नहीं रह पा रहा है, ये वल्नरेबल की श्रेणी में। ये तो होते हैं 3 नीचे की श्रेणी, हम कह सकते हैं जो 50% से नीचे खतरा है। अब 50% से ऊपर खतरे में आप जाएंगे तो एंडेंजर्ड आती है, एंडेंजर्ड यानी संकटापन्न, अब उन पर खतरा उत्पन्न हो चुका है, जो भी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो कम जाने लगी। इसके बाद आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरा। इसके बाद आते हैं आपके एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट, ये एक्सटिंक्ट कैटेगरी जाती है, यानी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब है कि गायब हो चुके हैं, दिख नहीं रहे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अवेलेबल होंगे, जैसे कि आपके लेह में पाया जाने वाला जो सफ़ेद भेड़िया है, या फिर और इस तरीके के कुछ जानवर हैं जो कि माने जा रहे हैं कि थोड़ी बहुत जनसंख्या इनकी उपलब्ध होगी, चाहे वो आपकी पर्वतीय लोमड़ी हो भारत में, या फिर पोलर रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्रों में जो रहने वाले कुछ हमारे जानवर हैं इसी तरीके के विक्सेन हैं, तो वो भी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड की श्रेणी में। और एक्सटिंक्ट का मतलब कि अब वो जा चुके हैं, वो बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये IUCN का कैटेगराइजेशन होता है। अगर हम एशियाई हाथियों की बात करें तो गुजरात के गांधीनगर में पिछले साल CMS 13 हुआ था, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 13वां जो एडिशन था वो संपन्न हुआ था पिछले साल गांधीनगर में, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। उसकी अपेंडिक्स 1 में भारतीय हाथी को शामिल कर दिया गया। अपेंडिक्स 1 में वो जानवर डाले गए हैं जो कि एंडेंजर्ड श्रेणी में हैं, और भी कुछ जानवर डाले गए हैं इसमें। देखिए कोप 13 में CMS परिशिष्टों में 10 नई जातियों को, प्रजातियों को जोड़ा गया था। भारतीय हाथी उनमें से एक था। 10 प्रजातियों को जोड़ा गया, जिसमें से 7 गई हैं अपेंडिक्स 1 में, 3 गई हैं अपेंडिक्स 2 में। जो 7 अपेंडिक्स 1 में गई हैं उनमें से एक भारतीय हाथी है, और इनको सबसे सख्त सुरक्षा जो है वो प्रदान करनी है। अब इनमें बाकी जानवर कौन कौन से हैं? एक तो एशियाई हाथी, उसके बाद जगुआर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लेरिकन, लिटिल बस्टर्ड, एंटीपोडियन अल्बाट्रॉस और ओशनिक वाइट टिप शार्क। ये 7 जानवर हैं। इसके कंटेंट को आप नोट कर लीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। एशियाई हाथी, जगुआर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, लिटिल बस्टर्ड, एंटीपोडियन अल्बाट्रॉस और ओशनिक वाइट टिप शार्क। ये चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण से जुड़े हुए क्वेश्चंस अक्सर जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप नोट करेंगे। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे पर भारत में पहली बार एशियाई हाथी और बाघों की एक साथ जनगणना होगी। पॉपुलेशन एस्टिमेशन 2022 में शुरू किया जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ज़्यादातर बाघों के और हाथियों के जो निवास स्थान है वो एक साथ है, तो उससे कॉस्ट में काफ़ी कमी आएगी। दुनिया भर में रहने वाले एशियाई हाथियों की 60% जनसंख्या भारत में रहती, जो भी 50 से 60 हज़ार के बीच में है। और पिछले साल CMS कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के कोप 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 एडिशन में पिछली साल, जो कि गांधीनगर में हुआ था, अपेंडिक्स 1 में 7 जानवर डाले गए, जिनमें से एक एशियाई हाथी है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आप सभी लोग एग्जाम रेस को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करिए। डेली बहुत अच्छे वीडियो यहाँ पर आते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।